हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नूपुर सद्दा, बॉटनी फैकल्टी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, देन विल सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और फिर हम देखेंगे डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ द सेल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हम अपने आसपास दो तरीके की चीज़ें पाते हैं, एक है लिविंग और एक है नॉन लिविंग। अब हमारे दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि लिविंग में ऐसा क्या है जो कि नॉन लिविंग में नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि लिविंग को लिविंग क्या बनाता है। द आंसर इज सेल। यस, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जहाँ लाइफ है वहाँ पर सेल मिलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये किसने दिया था? दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय ड्यूट्रोकैट। इसके बाद हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम आते हैं। सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक इज़ गिवन द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ द सेल। अगर हम कहें कि किसने सेल को डिस्कवर करा था तो नाम आएगा रॉबर्ट हुक का। इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। इन्होंने लेकिन एक्चुअली में जो देखा था वो था सेल वॉल। ही टुक अ थिन स्लाइस ऑफ द कॉर्क का एक थिन स्लाइस लिया था और उसको जब माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करा था तो इन्होंने पाया बहुत सारे स्मॉल कंपार्टमेंट्स कॉम्पैक्टली प्लेस रहते हैं, पास पास अरेंज रहते हैं, और इन्होंने इन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को बोला था सेल्स। लेकिन इन्होंने जो देखा था वो एक्चुअली में था सेल वॉल, और सेल वॉल होती है डेड। इसका जिक्र इन्होंने अपनी बुक में भी करा था जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। तो हम देख रहे हैं अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो किसका आता है? रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? अभी जैसा मैंने आपको बताया, फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज साइटोलॉजी, एंड ही डिस्कवर्ड द सेल। He discovered the cell, but actually what he observed was cell wall, and that is dead in thin slice of cork. कॉर्क तो आप जानते हैं, कई ग्लास बॉटल्स आते हैं उसमें जो वुडन जो उसका लिड होता है, ढक्कन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वो किसका बना होता है? कॉर्क का। उसको कॉर्क कहते हैं हम, ठीक है। एंड ही डिस्क्राइब्ड इट इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। अब इन्होंने जो देखा वो तो डेड सेल था, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है दिमाग में, भाई फिर लिविंग सेल किसने डिस्कवर करा? तो सेकंड नाम आता है एंटोन वॉन लुएनहॉक का। तो सेकंड जो नाम आएगा वो आएगा एंटोन वॉन लुएनहॉक का। ही डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। डिस्कवर्ड लिविंग सेल। थर्ड जो नाम आता है वो आता है मैथियस श्लीडन एंड थियोडोर शवान। ये थे जर्मन बॉटनिस्ट and Shawan was British zoologist.
इन दोनों ने अलग अलग काम करा था। अगर हम बात करते हैं जर्मन बॉटनिस्ट की, तो इन्होंने काम करा था प्लांट सेल्स पे, और इन्होंने ये पाया था कि जो प्लांट्स हैं वो किसके बने होते हैं, सेल्स के, बिकॉज इट इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यस, सो ये किसके बने हुए हैं, सेल्स के, और सेल्स एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, जो कि प्लांट बॉडी को बनाएगा। तो इन्होंने काम करा था प्लांट्स पे, इन्होंने काम करा था प्लांट्स और एनिमल्स पे दोनों में, और इन्होंने ये पाया था जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है सेल वॉल, ठीक है। जबकि हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अब इन्होंने दोनों ने एक साथ मिलकर एक थ्योरी प्रपोज करी थी, दैट वाज द सेल थ्योरी। सो टुगेदर दे प्रपोज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर मेनली दो स्टेटमेंट्स इन्होंने इंक्लूड करे थे। पहला स्टेटमेंट तो ये कहता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल्स। या तो किसके बने हैं, सेल्स के या प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल। अभी प्रोडक्ट ऑफ द सेल का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, दैट इज़ द सेल वॉल, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज़ द फ्लूइड विच इज़ फिल्ड इन द सेल, दैट इज़ नोन एज द साइटोप्लाज्म। तो जो सेल थ्योरी है उसका पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब ये तो बात हो गई किसकी, सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी किसने दी थी, श्लीडन एंड चवान ने। ओके, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, दीज आर इम्पॉर्टेंट। ये जनरली नीट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं क्वेश्चन साइंटिस्ट बेस्ड, दे आर इम्पॉर्टेंट। नाउ आपको जो नेक्स्ट ध्यान रखना है नाम, वो आता है रुडोल्फ विर्चो का। रुडोल्फ विर्चो ने क्या करा था, ही गेव द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी। इन्होंने एक और पॉइंट ऐड करा था, दैट इज़ द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि नए सेल्स कैसे बनेंगे, बाय द डिविजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि इन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, अब इन्होंने जो ये फाइनल जब पॉइंट ऐड करा एंड फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को, तो उस थ्योरी को हम अब क्या कहते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट नाम आता है वो आता है किसका, दैट इज ऑफ रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने अपनी ही लैंग्वेज में एक फ्रेज में इसको बोला था, दैट इज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, दैट इज न्यू सेल्स arises from pre-existing cells. So this point was added to the cell theory. This was added to the cell theory to give it a final shape. तो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है, मॉडर्न सेल थ्योरी कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल। सेकेंड पॉइंट, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और थर्ड पॉइंट इसके अंदर आएगा, दैट इज द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो अभी तक हमने कौन कौन से साइंटिस्ट के नाम देखे। पहला जो आएगा वो आता है रॉबर्ट हुक का, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। इन्होंने लेकिन जो डिस्कवर करा था वो क्या था, दैट वाज द सेल वॉल। ठीक है, तो क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ द लिविंग सेल गोज टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट, दैट इज एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक।
उसके बाद नाम आता है श्लीडन एंड शवान का, जिन्होंने क्या प्रपोज करी थी, सेल थ्योरी प्रपोज करी थी। सेल थ्योरी में इन्होंने 2 बेसिक पॉइंट्स बताए थे और इसको फाइनल शेप किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। एंड व्हाट ही सेड दैट द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द सेल्स, ऑर्गेनिजम्स 2 तरीके के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर विच आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल और multicellular which are composed of many cells. So we'll write here on the basis of number of cells, organisms can be कितने तरीके के हो सकते हैं, they can be of 2 types, that is unicellular and multicellular. If we talk about unicellular organisms, they are composed of single cell, और ये सिंगल सेल ही क्या है, अपने आप में केपेबल है टू कैरी आउट द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द लाइफ। सो इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैरी आउट एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स के बने होंगे। और यहाँ पर एक एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि अपन जानते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम आर देयर, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ देयर जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, देन देयर इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स जो हैं दे आर परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, तो देयर इज़ अ क्लियर कट डिविजन ऑफ द लेबर एंड दैट इज़ एन एडवांटेज इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर एक एडवांटेज मिलती है, एंड व्हाट इज़ दैट एडवांटेज, that is division of labor, division of labor. Okay, इसके बाद हम देखेंगे shape of the cells. Shape of the cells vary with the functions they perform. Next we'll talk about the shape of the cells. This shape of the cells generally vary with the functions they perform. अब यहाँ हम बात करते हैं अलग अलग टाइप के शेप्स की। सबसे पहले जो आती है दैट इज द राउंड एंड बाइकॉनकेव। राउंड एंड बाइकॉनकेव शेप किसके अंदर मिलेगी, इट विल बी फाउंड इन द केस ऑफ आरबीसीज। सो एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे आरबीसीज, दे आर द रेड ब्लड सेल्स। शेप कैसी है, या तो राउंडेड होंगे या दे विल बी बाइकॉनकेव। ओके, नेक्स्ट जो अपन देखते हैं दैट इज राउंड एंड ओवल। राउंड एंड ओवल शेप मिलती है जनरली मीजोफिल सेल्स के अंदर। मीजोफिल सेल्स आर द बेसिक टिश्यू और द ग्राउंड टिश्यू ऑफ द लीफ। लीफ के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर जो फिलिंग टिश्यू होता है बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, दैट इज द ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, मीजोफिल सेल्स के अंदर मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट विच हेल्प देम इन परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें एग्जाम्पल जो अपन लिखेंगे दैट इज मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ। Mesophyll cells
ऑफ लीफ, इसके अंदर क्या मिलेगा, राउंडेड और ओवल सेल्स पाए जाते हैं विच आर क्लोजली प्लेस्ड टू ईच अदर लाइक दिस and they have chloroplast present in them. Which help them in performing the process of photosynthesis. ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं इसके अंदर लॉन्ग एंड नैरो सेल्स. लॉन्ग एंड नैरो सेल्स जो मिलेंगे दैट विल बी फाउंड इन द केस ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स. इसके अंदर क्या होगा, जो सेल्स हैं वो कॉलम लाइक होते हैं, लॉन्ग एंड कॉलम लाइक. दे आर जनरली सेक्रेटरी और अब्जॉर्प्टिव इन फंक्शंस, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही पोजीशन पे मिलेगा, एक ही लेवल पे मिलता है सभी सेल्स के अंदर. ओके, सो दिस इज round and biconcave, round and oval, long and narrow cells. In continuation with the shape of the cells, let's see the next one, long and branched. Long and branched cells की जब हम बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल आता है that is a nerve cell. Nerve cell को हम commonly कहते हैं न्यूरॉन. It is one of the longest cell also. ओके, और ये किस में हेल्प करता है, हेल्प इन रिसीविंग एंड सेंडिंग द सिग्नल्स टू अ ब्रेन. देन इसका अगर हम शेप देखें तो कैसा रहेगा, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड लाइक दिस. नेक्स्ट जो आता है दैट इज इलोंगेटेड सेल्स. इलोंगेटेड सेल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो कॉमन एग्जाम्पल जो आएगा इसके अंदर वो आएगा ट्रैकेट्स का. ट्रैकेट्स क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द जाइलम. प्लांट्स के अंदर दो टाइप के कॉम्प्लेक्स टिश्यू मिल रहे हैं, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम. जाइलम इज द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड फ्लोएम इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू. बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स दे विल बी कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. तो जाइलम का जो एक कॉम्पोनेंट होता है दैट इज द ट्रैकेट एंड it help in the conduction of the water. That's why it is elongated in shape. Like this. Thick walled होते हैं ये. Next जो अपन देखेंगे वो है amoeboid cells. Amoeboid cells के अंदर जो common example आता है that is WBCs, white blood cells. White blood cells जो होते हैं basically they are related to our immune system. They help in fighting against the infection. तो अलग अलग shapes अपन ने देखी. सबसे पहले अपन ने देखा round and oval, round and biconcave, elongated, long and columnar cells are there, then long and branched are there, and amoeboid cells are there. ठीक है. Now we'll move on to the next part, that is the size of the cells. Size of the cells. अलग अलग जो cells हैं they may vary in size. They may have different shapes and sizes. तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम size की. सबसे पहला यहाँ पर जो अपन एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे माइकोप्लाज्मा का. माइकोप्लाज्मा को हम PPLO के नाम से भी जानते हैं, यानी कि प्लूरोनिमोनिया like organism. Pleuropneumonia like organism. It is one of the smallest living organism. ठीक है, जो smallest living organism है उसके अंदर एग्जाम्पल आता है प्लूरोनिमोनिया का. इसका जो साइज रहेगा that is ranging from 0.1 to 0.3 micro m in length.
ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना, जब भी हम बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आप माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ मार्क करेंगे, लेकिन अगर बोला जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट और उसमें वायरस भी मेंशन्ड है तो फिर आप वायरस मार्क करेंगे, क्योंकि वायरस जो है वो इससे भी छोटा होता है। इट इज़ अबाउट 0.0 to 0.2 माइक्रो एम इन साइज। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट पूछा जा रहा है या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल, क्योंकि वायरस सेल नहीं है। वायरस फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। ठीक है, इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है ये, और ये कब होगा? एक्टिव होस्ट सेल के अंदर जाकर उसकी सेलुलर मशीनरी लेकर ये रेप्लिकेट करता है, और बाहर होस्ट के बाहर अगर हम देखें तो ये क्या रहेगा? इनएक्टिव रहेगा। तो इट विल शो और इट विल शेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, दैट इज लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। तो अगर हम लिविंग सेल की बात कर रहे हैं तो हम वायरस को कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो इसके अंदर हम देखेंगे एग्जाम्पल, वो आता है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का अगर हम देखें तो यहाँ पर रेंज रहता है दैट इज 0.5 to 5 माइक्रो एम इन लेंथ। ठीक है, लेकिन आपके जो एनसीईआरटी है उसमें मेंशन्ड है दैट इज 3 to 5 माइक्रो एम इन लेंथ। अब जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर विद द ऑप्शंस गिवन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं तो फिर आप ये वाला जो करेक्ट है वो ही मार्क करेंगे। ठीक है, इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट क्योंकि यहाँ तक भी रेंज जाता है। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन मेंशन्ड नहीं है और ये वाला ऑप्शन मेंशन्ड है तो आप इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन आते हैं दैट इज द लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ दैट ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग। इट इज़ द लार्जेस्ट सेल, सिंगल आइसोलेटेड एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करें, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, दैट इज द न्यूरॉन और द नर्व सेल। न्यूरॉन और द नर्व सेल, दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल। वायरस आप सेल में कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि इट शेयर्स अ बाउंड्री बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, मगर फिर भी अगर कंपैरेटिव आपको साइज याद रखना है तो वायरस का मैं अलग से लिख देती हूँ यहाँ पर। वायरस का जो रेंज होगा दैट इज बिटवीन 0.02 to 0.2 माइक्रो एम। ओके, सो दिस वाज अबाउट द साइज ऑफ द सेल्स। अब साइज के कंसिडरेशन में ही हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो है कि जब हम कंपेयर करते हैं स्मॉलर सेल्स को और लार्जर सेल्स को तो स्मॉलर सेल्स आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव। What is the reason behind it? The reason behind it is two types of ratios, nucleocytoplasmic ratio and the surface area to volume ratio. देखिए, अब इसको समझने के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी होंगी। पहला तो ये है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। इसको अगर समझना है तो हम दो टाइप के सेल्स देखते हैं, एक है स्मॉलर सेल, एक है लार्जर सेल। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है दैट इज नोन एज द डायरेक्टर ऑफ द सेल और द मास्टर ऑफ द सेल। ठीक है, यही उसके अंदर जितनी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती हैं तो ये उसको कंट्रोल करता है। जितना अच्छा कंट्रोल होगा, जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा, उतना अच्छा सारा चीज़ें चलेंगी, फंक्शंस प्रॉपरली कैरी आउट होंगे। ठीक है, अब स्मॉलर सेल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें तो बहुत अच्छा उसका डोमिनेंस है, किसका? न्यूक्लियस का। अगर लार्जर सेल की हम बात करते हैं तो लार्जर सेल के अंदर जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का कंट्रोल जो है सेल से छूटता जाएगा, उसको दिक्कत होगी फंक्शंस प्रॉपरली कैरी आउट करने में। ठीक है, ये सेम वैसा ही है जैसा कि अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, यहाँ तो अपन ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अगर हम ऑफलाइन की बात करते हैं तो उस केस में हम देखें तो जैसे जैसे क्लास में स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स बढ़ते जाते हैं, जैसे ऑन एन एवरेज अपन ऑप्टिमम स्टूडेंट्स माने तो 70 to 80 ऑप्टिमम ले लेते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ बढ़ती है स्टूडेंट्स की तो टीचर विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल द क्लास। फाइनली क्या होगा? एक नया सेक्शन बना दिया जाएगा। सेम इज़ द केस है। तो यहाँ पर क्या है, अगर सेल का साइज बढ़ता जाएगा तो उस केस में क्या होगा? सेल विल टेंड टू डिवाइड। तब वो डिवाइड करेगा, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का कंट्रोल उसमें से छूटता जा रहा है। तो स्मॉलर सेल पे क्या है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो ज़्यादा है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो का मतलब है द रेशो ऑफ न्यूक्लियस टू दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो।
सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो क्या है? दैट इज द रेशो ऑफ सरफेस एरिया टू दैट ऑफ वॉल्यूम। इसमें अगर हम देखें तो स्मॉलर सेल के अंदर जो होता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे उसका साइज़ बढ़ता जाएगा तो वॉल्यूम कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ेगी सरफेस एरिया के कंपैरिजन में, तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो किस लिए इम्पॉर्टेंट है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द सेल्स एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स का हो, चाहे वो वेस्ट मटीरियल का हो। अगर बेटर एक्सचेंज होगा तो बेटर एफिशिएंसी होगी, बेटर फंक्शनिंग होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्मॉलर सेल्स जो होते हैं दे आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव देन द लार्जर सेल्स। व्हाई इट इज़ सो? बिकॉज स्मॉलर सेल्स जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो भी ज़्यादा होता है और उनके अंदर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो भी ज़्यादा होता है। तो इस पॉइंट को अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ मैं क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पर लिख रही हूँ, या फिर अपन एक अलग से इम्पॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर देते हैं, दैट इज स्मॉलर सेल्स are metabolically more active than larger cells. Okay, because अब क्या पॉइंट बताया था मैंने आपको पहला, दैट इज दे आर हैविंग द हाई nucleocytoplasmic ratio एंड सेकेंड क्या आएगा? हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। ठीक है।